So before going into detail, there are 2 points that you should remember. The number one is that air resistance increases with speed of the object. So if the object moves with more speed, there will be more air resistance. इसको आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं. if you move in if you are going in a car and you put your hands out of the window, तो अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो यू विल फील दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग ग्रेटर फोर्स. और अगर स्पीड लेस होगी कार की तो यू विल एक्सपीरियंस लेस फोर्स. सो एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. सेकेंड पॉइंट इज दैट एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स. किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसकी एयर रेजिस्टेंस होगी. और उसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं इन केस ऑफ पेपर. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेपर है. अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉप करूंगा तो इट विल टेक मोर टाइम बिकॉज इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगी. इसी पेपर का अगर मैं सरफेस एरिया, ये एरिया को रिड्यूस कर दूं, लाइक इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड इसकी. अब इसका मैथ तो उतना ही है लेकिन इसका सरफेस एरिया रिड्यूस होके इतना सा रह गया. सो अब इसकी जो एयर रेजिस्टेंस, जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लेस एक्ट करेगी. अच्छा, अब हम देखते हैं कि व्हाट हैपेंस. और इसके अंदर जो हमने फ्री फॉल देखना है वो हम एग्जांपल लेते हैं एक स्काई डाइवर की, जो किसी ऊपर किसी एयरप्लेन से नीचे फॉल करता है. अब व्हेन ही जंप्स फ्रॉम एन एयरप्लेन, तो एट दैट मोमेंट, ये मैं उसको एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर कन्वीनियंस. दिस इज आवर स्काई डाइवर. अच्छा, एट द मोमेंट व्हेन ही जंप्स फ्रॉम द एयरप्लेन, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, वन इज द वेट, जो कि उसका वेट है. और इस वक्त बिकॉज इट हैज जस्ट जंप फ्रॉम द एयरप्लेन, तो इसकी स्पीड हम लेंगे कि स्पीड इज ऑलमोस्ट जीरो एट टाइम इज इक्वल टू जीरो. तो इस वक्त आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी दैट विल बी, रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू वेट. तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, एफ रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय एम. एफ इज इक्वल टू एम में से ये आपका फॉर्मूला आ गया. तो डब्ल्यू ओवर एम, और ये डब्ल्यू ओवर एम क्या था, इट विल बी इक्वल टू जी. सो एट दिस टाइम व्हेन ही जस्ट जंप्स फ्रॉम द एयरप्लेन, उसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब आफ्टर सम टाइम इसकी जब स्पीड इंक्रीज होगी, बिकॉज एज ही फॉल्स इट स्पीड इंक्रीजेस, तो जैसे ही स्पीड इंक्रीज हुई इसका वेट को तो कोई इफेक्ट नहीं आना बिकॉज वेट तो रहेगा कांस्टेंट जितना उसका है. बट नाउ इसके ऊपर एक एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगी. लेट्स कॉल इट एफ डी, डी फॉर ड्रैग. तो अब आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी दैट विल बी लेस देन द वेट. लेट्स टेक सम वैल्यूज ताकि जरा ज्यादा आसानी से समझ आ जाए. लेट्स सपोज कि इसका जो वेट है दैट इज 10 न्यूटन. और जी को भी हम ले लेते हैं, मैस हम ले लेते हैं इसका 1 kg, और जी को फॉर कन्वीनियंस हम 10 कंसीडर कर लेते हैं, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. वैसे ये 9.8 होती है लेकिन फॉर कन्वीनियंस टू अंडरस्टैंड वी आर टेकिंग हियर इट एज 10. अच्छा, अब यहाँ पे वेट आपका 10 न्यूटन ही रहेगा. एंड सपोज दैट यहाँ पे जो ड्रैग है वो है 2 न्यूटन. तो अब आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगी दैट विल बी 10 - 2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन. जब 8 न्यूटन आपकी रिजल्टेंट फोर्स निकली तो आपका जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय मास. 8 डिवाइडेड बाय मास हमने लिया है 1 kg, 8 डिवाइडेड बाय 1, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. इनिशियली हमारे पास एक्सेलरेशन कितना था, इट वाज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब आफ्टर सम टाइम एज द एयर रेजिस्टेंस हैज इंक्रीज, तो आपके पास एक्सेलरेशन रिड्यूस होके 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया. अच्छा, अब फर्दर
जब स्पीड इंक्रीज होगी तो बिकॉज एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो फर्दर एयर रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी तो हमारे पास लेट्स सपोज ये केस आ जाएगा कि वेट हमारा उतना ही रहेगा, लाइक 10 न्यूटन्स, और जो आपकी एयर रेजिस्टेंस होगी दैट विल इंक्रीज टू 5 न्यूटन्स। अब आपकी इस केस के अंदर अगर आप रिजल्टेंट फोर्स निकालें दैट विल बी 10 - 5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन्स। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू resultant force divided by mass 5 divided by 1, 5 meter per second square. तो acceleration further reduce हो गया. So as the body falls, its acceleration reduces. It starts from 10 means 9.8 from gravitational acceleration and it reduces down. और फिर एक मोमेंट आएगा जब एयर जो आपकी एयर रेजिस्टेंस है दैट विल बिकम इक्वल टू वेट. वेट इज आल्सो 10 न्यूटन और आपकी जो एयर रेजिस्टेंस होगी दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 10 न्यूटन. नाउ इन दिस केस आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट विल बी 10 - 10 इज इक्वल टू 0 न्यूटन्स. और एक्सीलरेशन फिर क्या होगा? एक्सीलरेशन और ये जो सेंटर की दो हैं इनमें अनबैलेंस्ड है ना नेट फोर्स? yes, forces are unbalanced. There is some एंड resultant force. Resultant divided by mass 0/1 is equal to 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो नाउ एक एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज टिल इट विल बिकम इक्वल टू द वेट. यहाँ पे ये वेट के इक्वल हो गई है. वेट इज आल्सो 10 न्यूटन एंड ड्रैग फोर्स इज आल्सो 10 न्यूटन. और जब ये हो जाता है व्हेन इट बिकम्स इक्वल टू द वेट देन एक्सेलरेशन विल बिकम 0. Acceleration 0 means that it is either at rest or it moves with uniform velocity. Ab it is already moving in this case, so it will start to move with uniform velocity. पहले क्या हो रहा था? पहले its speed was increasing, its velocity was increasing. जैसे जैसे ये नीचे आ रहा था it was accelerating and its velocity was increasing. But now it will start to move with यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यहां तक उसकी जितनी वेलोसिटी इंक्रीज होनी थी हो गई. नाउ फ्रॉम नाउ ऑन इट विल स्टार्ट टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. तो टर्मिनल वेलोसिटी को अगर हमने डिफाइन करना हो तो इट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अचीव्ड व्हेन एयर रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू द वेट.